हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जनरल साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है पदार्थों के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन सबको कवर करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को भी देखेंगे। पहला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। यानी वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल क्यों होती है, और उसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन जो होता है वो इसका सही रीजन है। किसी भी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है, और पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। यानी कि कम से कम सरफेस हो, इसको कवर करने के लिए जो वर्षा की बूंद होती है वो गोल हो जाती है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो काफ़ी अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसका भी जवाब वही है, पृष्ठ तनाव। एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा गया है, तो आप इन सभी का ध्यान रखिए कि भाषा में बदलाव होने पर भी आप सही उत्तर को पहचान सकें। नेक्स्ट है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तो तेल का जो तल तनाव होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सरफेस टेंशन होता है, वो पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठ या तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है। और दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि उसका जो घनत्व होता है वो भी, तेल का घनत्व पानी से अगर कम होगा तो उसके ऊपर वो तैरेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा और जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो डूब जाता है। अगर पानी में किसी वस्तु को डालेंगे और उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वो पानी में डूब जाएगा, और अगर उससे कम होगा घनत्व, पानी से कम रहेगा, तो उस पर वो तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या कम होता है या बराबर होता है, वो आपको बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अधिक होने के कारण ही वो फूलेगा और कम होने के कारण वो पिचक जाएगा। नेक्स्ट है यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो ये आपको छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला छोटा और बड़ा जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे से संपर्क में लाने पर छोटा बुलबुला छोटा जबकि बड़ा और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा। तो गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। तो हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए गुब्बारे के आप में यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटना घटित होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी उसकी त्रिज्या जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि उसका आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एक ही पदार्थ से बने चार तार जिसकी बीमाएँ नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, किसकी एक से अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 मीटर ऊंचाई और 1.5 मीटर तार वाला।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो इनमें से कौन सा नहीं हो पाता? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी यानी कि 1, 3 और 4 जो है वो सही है। केवल 2 जो है मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाते, ये गलत है, क्योंकि ये हम केशिकत्व की घटना के द्वारा नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग बाहरी बल लगा करके इस कार्य को करते हैं। केशिकत्व की घटना द्वारा केरोसिन दीप का जलना मुश्किल हो जाता अगर ये नहीं होता तो, और स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते पृथ्वी पर नहीं उगते। तो इस तरह से ये सभी घटनाएं यहाँ पे नहीं हो पाती, लेकिन अब जो स्ट्रॉ से हम लोग खींचते हैं ये कर पाते, क्योंकि ये हम अन्य बल के कारण करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो यहाँ है पौधों की जड़ों में जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, तो ये केवल जो है केशिकत्व का कारण नहीं है। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन और लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, पौधे की जड़ से इसके पर्ण समूह यानी पत्ते की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, ससंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी होती हैं। तो इस कारण से यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो यहाँ पर भी आप जान रहे हैं कि ऑप्शन सी यानी कि पृष्ठ तनाव है, या केशिकत्व, केशिकर्षण भी जिसे हम लोग कहते हैं, ये है। नेक्स्ट है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है, इस कारण से वो अधिक ऊंचाई पर पहुंच पा रहा है। केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का जितना पृष्ठ तनाव अधिक होगा वो उतना अधिक ऊंचाई पर चढ़ेगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? यानी बुलबुला जब नीचे से ऊपर की ओर आएगा तो क्या होगा? तो इसका है कि वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आने पर उस पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किसके कारण? तो वायु दाब में कमी के कारण, एयर प्रेशर में कम होने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, किस पे संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम पर आधारित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है, ये याद रखिए। और पास्कल का नियम क्या कहता है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। तो ये है आपका पास्कल का नियम, और झारखंड पीसीएस में इसे पूछा गया था। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? तो इससे आपको तूफान के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे में कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो इसका है ऑप्शन ए, जो जितना नीचे होगा उस पर उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा और उतना ही ज़्यादा दूर तक उससे पानी बाहर निकलेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप से धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के एक अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होगा। तो इसका ऑप्शन है डी, इस तरह से पानी जो है वो बाहर आएगा। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता जो होगी, विस्कोसिटी होगी, वो क्या होगी? तो जैसे जैसे अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसके अणुओं के बीच की जो गति होगी वो बढ़ जाएगी और इसके कारण उसकी श्यानता में जो है वो कमी आ जाएगी।
द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाले सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे हम लोग श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में शीरा फरवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। श्यान मतलब विस्कस, यानी कि अगर आप शहद को लेंगे तो गर्मी में वो थोड़ा पतला दिखेगा और ठंडी मौसम में वो आपको ज़्यादा चिपचिपा गाढ़ा दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसकी? जल की, वायु की, खून की, शहद की। तो शहद की जो श्यानता है वो इन सब में सबसे अधिक होती है। जो द्रव जितने गाढ़े होते हैं उनकी श्यानता उतनी ही अधिक होती है। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। इस तरह से शहद से वायु से ज़्यादा जल की श्यानता, जल से ज़्यादा खून की और खून से ज़्यादा शहद की है। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है। और श्यानता किसी तरल का वह गुण जिसके कारण वह बाहरी प्रतिबल या अपरूप प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। नेक्स्ट है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गति ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो देखिए, आपको पता है कि तापमान में वृद्धि के साथ श्यानता जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा गलत है, जबकि 20 सही है, क्योंकि तापमान में वृद्धि से गति बढ़ जाती है अणुओं की और गति ऊर्जा बढ़ा देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि ए गलत है, किंतु आर सही है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, करे जारे में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। उसका कारण क्या होता है? तो इसका सही कारण है ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है। 4 डिग्री पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। झीलों एवं नदियों के केवल ऊपरी सतह के जमने से पानी के अनियमित प्रसार यानी एनामोलस एक्सपेंशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री से कम हो जाने पर झीलों और नदियों की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है। जब सतही जल का तापमान 4 डिग्री तक पहुंच जाता है तब वह अधिकतम घनत्व के कारण नीचे बैठ जाता है और नीचे की परत में विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण जल का तापमान 4 डिग्री तक नहीं हो जाता। अतः जब जल का तापमान 4 डिग्री से कम होने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होता। सतही जल 0 डिग्री पर जम जाता है, जबकि सतह के नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री ही रहता है। नेक्स्ट है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, कैसे? तो इसका सही जवाब है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री से पर अधिक रहता है, जिससे बर्फ का ऊपरी सतह से नीचे पानी बना रहता है। यानी ऊपर का लेयर में बर्फ जम जाता है जबकि सतह से नीचे पानी 4 डिग्री पर ही रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि? तो ऑप्शन सी है यहाँ पे, झील की तली पर जल नहीं जम जाता है, यानी ऊपर जल जमा रहता है जबकि अंदर में पानी ही रहता है। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको पता है कि द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहता है जबकि भार और आयतन ये सब बदल जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन समझने में गलती हुई है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा। तो वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है। डी बराबर होता है m/v। तो डी यहाँ पर घनत्व है और द्रव्यमान और आयतन है। तो मात्रा बदलने पर भी उसका घनत्व जो है वो समान ही रह सकता है, जबकि द्रव्यमान, आयतन और भार ये सब बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे अलग ढंग से पूछा गया था। नेक्स्ट है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो यहाँ पे है आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 9 डिग्री से 4 डिग्री सी पर यदि जल का तापमान गिरा दिया जाए तो 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है। घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लिहाजा 4 डिग्री पर घनत्व बढ़ने पर आयतन घटेगा। बाद में 3 डिग्री पर जमने की प्रक्रिया में घनत्व घटने पर आयतन बढ़ेगा। तो इस तरह से पहले आयतन क्या होगा? पहले आयतन बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री तक आयतन घटता है एवं 4 डिग्री पर बढ़ता है। अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है लेकिन घनत्व अधिकतम होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है जल का अधिकतम घनत्व होता है किस पे? तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, यानी कि जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड को करेंगे तो केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या होगा 273 उसमें जोड़ना होता है। तो 4 + 273 बराबर 277 होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से ध्यान रखिएगा। और कभी भी आपको सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो उसमें जो सेंटीग्रेड का वैल्यू हो उसमें 273 को ऐड कर दीजिए तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप इस फार्मूला से बना सकते हैं कि केल्विन इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस में अगर आप 273 को जोड़ देंगे तो वो आपको केल्विन में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो वह किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः आयतन प्राप्त कर सके? तो गैस के नियम से आप इसको बनाएंगे तो वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नियम के अनुसार समान दाब और ताप पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो आपको पता होगा कि एवोगाड्रो का जो नियम है वही बताता है कि समान ताप और दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में अणु या अणुओं की संख्या कणों या अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जब ताप और दाब नियत हो यानी फिक्स हो तब किसी गैस का आयतन उस गैस में मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस परिस्थिति में कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? आपको ये बताना है कि किस परिस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ेगी। कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर, कंटेनर में से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर, कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने से, कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर। तो आपको बताना है कि अणुओं के बीच की दूरी बढ़ रहेगी। तो ये है आपको पहला और दूसरा में, यानी कि आयतन बढ़ाएंगे तो निश्चित है कि दूरी बढ़ेगी। और दूसरा है कि कंटेनर में से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर कर देंगे तो जो अन्य गैस है, जो अंदर का गैस है, वो फिर से पूरे को भर लेगा जिसके कारण उसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जबकि अगर आप दबाव बढ़ाएंगे तो उसके कारण क्या होगा कि गैस के जो अणु है वो और करीब आ जाएंगे। तो इस कारण से ये गलत हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो घनत्व तो बढ़ेगा, तो उसके कारण उसमें अणुओं के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। तो तीसरा और चौथा यहाँ पे गलत है और पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट है लोहे का एक गोला पारद पर या तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। लोहे का गोला पारद यानी मरकरी पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि मरकरी का जो अपेक्षित घनत्व है वो लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कथन सही है किंतु उसका रीजन जो बताया गया है वो गलत है। नेक्स्ट है लोहे की किल पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो सेम चीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है किंतु पारे से कम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि? तो यहाँ पर है सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इस कारण से वो उसमें डूब जाता है।
नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो वो आपको है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है, तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। नेक्स्ट है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो यह है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। तो आर्किमिडीज के प्लवन का सिद्धांत जो है उसके अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होता है तथा कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। नेक्स्ट है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार होगा, तो इसका है 0। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबो जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। चूँकि गुब्बारे के में जल के अंदर तथा ऊपर नीचे दोनों ओर उत्प्लावक बल लगता है, तब जल में गुब्बारे का भार माइनस उत्प्लावक बल यानी 200 में से 200 घट जाएगा, अतः जल में गुब्बारे का जो भार होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो उसका सही जवाब है उसका घनत्व। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है, जिसके कारण जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती है। इसी को हम लोग बादल कहते हैं। तो यहाँ पर घनत्व यहाँ कारण है। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9 भाग जो होता है वो समुद्र से ऊपर होता है, जबकि अन्य भाग जो है वो पानी के अंदर, यानी 8/9 भाग जल के अंदर बना रहता है। यानी 10% भाग ही हमें पानी के बाहर दिखाई पड़ता है, जबकि 90% भाग पानी के अंदर होता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई उतना ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ पे सी हो जाएगा। आर्किमिडीज के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाए तब क्या होगा? तो इसका भी जवाब वही होगा कि पानी का स्तर समान ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए शरीर डूब जाएगा। द्रवों को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और इस तरह से उसमें वो डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे समुद्री जल नमकीन होता है, जिसके कारण उसकी लवणता या घनत्व अधिक होता है और घनत्व अधिक होने के कारण हमारा शरीर का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, जिससे हम उस पर तैर पाते हैं। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या नाइट्रोजन में? तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, गुरुत्व बल और पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये साइंस से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी देखने को मिले। तो इन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये पूछे गए प्रश्न है इसलिए ये आ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।